सबसे पहले बात करेंगे बस बहुत हो चुका। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का इसराइल के ख़िलाफ़ तूफ़ान अल अक्सा का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि हमास के इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों में पेश कदमी जारी है और 22 इसराइली हलाक हो गए हैं और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जाते हैं। इससे मुतालिक हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। जी वेलकम ऑन बोर्ड सर। सर ये बताएगा कि ये बाकायदा तौर पर इस ऑपरेशन का अब आगाज़ हो चुका है। एक तो ये बताएगा कि इसके खदोखाल क्या होंगे, क्या, और ये भी बताएगा कि क्या वाकई ही अब इनकलाब आएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो तारीख है अरब इसराइल जंगों की, मैं समझता हूँ कि हमास ने जो लेवल और स्केल का आज हमला किया है, हफ्ते वाले दिन, हफ्ते का दिन इसराइली कैलेंडर में छुट्टी का दिन होता है, तो एक्चुअली एक ये सरप्राइज अटैक था। लेकिन इसका जो स्केल है वो बहुत ही, तकरीबन 40 साल में इतना इंटेंस स्केल मैंने नहीं देखा है कि चंद घंटों के अंदर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं और उसके अलावा ज़मीनी हमला भी है, उनकी पोस्टों पे भी कब्जा किए जा रहे हैं और जो आबादी है नाजायज़ कब्जे की जगहों पे जो इसराइली आबादकारी है उनको भी अपनी जगहों से निकाला जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर एस्केलेशन है और अब चंद घंटों में आप देखेंगे कि इसराइल भी इसका एक बड़े पैमाने पे जवाब देगा और उसमें फ़ज़ाई कुव्वत भी एक्सपेक्टेड है और हमास के जो रहनुमा हैं उनके घरों और ऑफिसेस को वो एयर स्ट्राइक के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करेंगे और लाइकली ये है कि जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं उनके ज़रिए से वो कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे उन बस्तियों में जहाँ पे उनको ख़तरा है कि फ़लस्तीनी पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके जो ज़्यादा बड़े असरात हैं वो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस वक्त अमेरिका की मदद से अरब और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने का सिलसिला शुरू हुआ था, सबसे बड़ा जो है असर उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब अब पूरी अरब दुनिया और मुसलमान दुनिया जो है जब फ़लस्तीनियों के साथ उनके जज्बात मुंसलिक हो जाते हैं, मरबूत हो जाते हैं, तो जो मैं समझता हूँ हुकूमतों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनसे पहलू तही करके वो हालात को और इसराइल की रिकॉग्निशन और नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे मेजर जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो असल में फ़लस्तीनियों का ये है, क्योंकि उनको ये खदशा था कि अगर इसराइल को तो तमाम अरब ममालिक ने तस्लीम कर लिया तो वो बेयारो मददगार हो जाएंगे और उनका कोई वाली वारिस और आवाज़ उठाने वाला अरब लीग में नहीं रहेगा। तो ये ऑपरेशन असल में उस गम गुस्से का और दुख का इजहार है और उन उम्मीदों का ख़त्म होने के बाद है, एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है ताकि वो याद दिलाएं तमाम आलमी इस्लाम को भी, तमाम अरब दुनिया को भी कि अगर आप इसराइल के साथ उनके जुल्म सतम और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के बावजूद उनको तस्लीम करते हैं, उनके साथ नॉर्मल ताल्लुकात रवा रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम अपनी जान माल इज्जत की बाजी लगा के खुद अपनी आबादियों को आज़ाद कराएं, इसराइल से लड़ें और अपनी आज़ादी का सफ़र शुरू करें। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि माहिरीन ये कह रहे हैं आज ये कौम अपना क़िबला दुरुस्त करके इनकलाब की तरफ गामज़न है। ये भी बताएगा और ये भी बताएगा कि इसराइल की जानिब से जो है हमले की तैयारियाँ की जा रही हैं। फाइट बैक करने के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया जा सकता है हमास की जानिब से? देखिए, चूंकि बुनियादी तौर पे हमास एक नॉन स्टेट एक्टर है, यानी कि एक कोई हुकूमत नहीं है, कोई बाज़ाब्ता फौज नहीं है, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर ही लड़ सकते हैं। अलबत्ता उनके पास रॉकेट्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और जो बैनुल-अक़वामी असेसमेंट्स हैं उनके पास 12 से 15 हज़ार रॉकेट्स का ज़ख़ीरा है जो उन्होंने इस तरह के जंग के लिए स्टोर किया हुआ था। लेकिन उन्होंने आज 5000 रॉकेट तो पहली वॉली में ही फायर कर दिए, लेकिन अगले दिनों में भी वो ये हमले जारी रखेंगे। लेकिन असल बात जो है वो ग्राउंड पे जो उन्होंने यरगमाल बनाया है इसराइली फौजियों को, उनकी पोस्टों पे कब्जा किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन अभी देखने की बात ये है कि क्या वो अकेले ही इसराइल के सामने तने तनहा बरसरे पेकार रहते हैं या हिजबुल्लाह और दीगर तंजीमें भी उनकी मदद करती हैं, क्योंकि अगर वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में का हिस्सा बनती हैं तो फिर ये ज़्यादा एक्सपैंड भी हो जाएगा और तवील चलेगा और इसके असरात सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेंगे। जी, हमास रहनुमा की जानिब से ये भी कहा गया है, मुतालबा किया गया है तमाम मुसलमानों को कि वो उनका साथ दें, और ये बताएगा कि अभी रिसेंटली आपने भी जिक्र किया उन मुआहिदों का और उन तमाम मुलाकातों का जिसमें अमन के मुआहिदे किए जा रहे थे,
اسرائیل اور گلف کے درمیان، یہ بتائے گا کہ اب ان معاہدوں کا مستقبل کیا ہے اور یہاں پہ اب گلف کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اپنا؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا جی، اور یہی سب سے اہم ترین سوال یہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ فلسطینیوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر تمام عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ دفن ہو گیا اور ان کا کوئی والی وارث نہیں رہا۔ تو سب سے زیادہ اثر تو اسی کے اوپر پڑے گا، اگرچہ جو عرب کے وہ ممالک اور ان کی حکومتیں جو کہ مغرب کے قریب ہیں ان کے تو بڑے قریبی تعلقات ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے بھی ایک گڈ ول پائی جاتی ہے جس کا پبلکلی وہ اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن اب جو عوام کے جذبات ہیں اور جو مسلم امہ کی توقعات ہوں گی اس کو اگنور کرنا میں سمجھتا ہوں، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ریکوگنیشن کی طرف جانا، نارملائز کرنا، وہ ان کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ بہت ضروری ہے، ماہرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، کیونکہ بارہا وارننگ دی گئی ہے حماس کی جانب سے کہ جو جارحیت ہے ٹوورڈز مسجد الاقصیٰ کی جانب اس کو ختم کیا جائے، اور جو بڑا مسئلہ آ رہا تھا سامنے وہ یہ تھا کہ جو یہودی ظاہرین ہے ان کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس سے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مسئلے تو چار ہیں بنیادی طور پہ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 75 سال سے قبضے کی جو فلسطین کی زمین ہے اس کے اوپر ملٹری آکوپیشن کے ذریعے یہ ریاست قائم کی گئی ہے، اور اس ریاست میں بتدریج اور مسلسل اس کے رقبے میں اضافہ کیا جا رہا ہے فلسطینیوں سے زمینیں غصب کر کے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان غزہ کی پٹی اور فلسطین کے اندر انتہائی تکلیف جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ہزاروں فلسطینیوں کو ہلاک اور شہید کیا جا چکا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو بہت دفعہ جو ہے بے تکریم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایون آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کی طاق راتیں جو لیلۃ القدر کا وقت ہے اس میں بھی بہت زیادہ وہ زد و کوب کرتے ہیں مسلمانوں اور فلسطینی نمازیوں کو۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی نظریات ہوں، ان کے جذبات ہوں، ان کا خون ہو، ان کی زمین ہو، اس میں سے ہر چیز کیا اتنی ارزاں ہو چکی ہے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ اب اگر ان کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دنیا کو تشویش ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا جو خاص طور پہ مغربی میڈیا ہے اس کی یہ ریالٹی بھی دنیا کے سامنے آتی ہے کہ وہ بالکل ایک بائسڈ اور ایک متعصبانہ پرسپیکٹو دیتا ہے کہ جیسے کوئی دہشت گردوں نے ایک بڑی پرامن اور معصوم ریاست پہ اسرائیل پہ آج حملہ کر دیا ہے، اور ان کا کوئی قصور۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب ویلکم۔ جی بہت شکریہ سر، بتائے گا کہ آپ نے یہ دیکھا، آپ نے ملاحظہ کیا، صبح سے خبریں آ رہی ہیں اور اب باقاعدہ طور پر دفاع الاقصیٰ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس سے متعلق کیا موقف رکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، یہ ایک میرے پرسپیکٹو کے مطابق یہ ایک آتش فشاں تھا جس نے پھٹنا ہی پھٹنا تھا، کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر جس طرح کی ڈیولپمنٹ فلسطین میں ہو رہی تھی اس کے حساب سے وہاں جو ریزسٹنس ہے، خاص کر کے حماس جس کو آگے لے کے بڑھ رہی تھی، تو اس نے ایسا کرنا ہی تھا۔ 4-5 وجوہات میرے دماغ میں آتی ہیں کہ ایسا اچانک کیوں ہوا ہے۔ تو اچانک ملٹری لحاظ سے تو ٹھیک ہے، سرپرائز اچیو کیا، لیکن یہ انوفنگ تھا جو ہونا ضروری تھا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کی سرزمین کو اسرائیلی جو ہے وہ غصب کرتے جا رہے تھے اور اپنے علاقے کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 240 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جس میں تقریباً 40 بچے تھے۔ تیسرے نمبر پہ جو تھی، ابھی آپ جیسے علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جوڈائزم جو ہے اس کو آپ کا نہ صرف یروشلم بلکہ آپ بیت المقدس میں ایک قسم کا لاگو کیا جا رہا تھا، جو کسی صورت بھی فلسطینیوں کو خاص طور پہ اور مسلمانوں کو عام طور پہ قبول نہیں تھا۔ چوتھے نمبر پہ اگر میں دیکھوں تو آپ کی جو نیتن یاہو صاحب نے یونائیٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر جو ایک اسرائیل کا نقشہ لہرایا تھا، اس میں گولان ہائٹس، آپ کی جو غزہ کی اسٹرپ ہے اور جو آپ کا جو دوسرا ویسٹ بینک ہے، اس کو اسرائیل کا علاقہ دکھایا گیا تھا، اور اس میں دنیا نے بالکل خاموشی اختیار کی تھی، کوئی ریزسٹنس نہیں آئی تھی۔ اور لاسٹ ابھی ابراہم ایکارڈ کے بعد جو 2020 میں یو اے کے ساتھ ہوا تھا، وہ بڑھتے ہوئے تعلقات جو عرب ممالک کے ساتھ وہ یہ فلسطینی اسرائیلی جو ہے یہ ایکٹیفائی کر کے اس کو ڈائلیوٹ کر کے فلسطینیوں کی پوزیشن کو، اور پہلے جارڈن، ایجپٹ، یو اے اور اب سعودیہ کی جھکاؤ کو دیکھتے ہوئے شاید فلسطینیوں کو ان کے خود ارادیت سے اور اپنی کرنے میں شاید وہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ملٹیپل وجوہات تھیں
हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो ये लावा पक रहा था उसको बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने 3 मुख्तलिफ जमीन से, हवा से और उधर समंदर की तरफ नहीं था और उसमें खातर खानों कामयाबी भी हुई है। चंद मिनटों के अंदर 5000 रॉकेट का फायर करना ये दिखाता है कि किस तरह से रेजिस्टेंस ऑलरेडी तैयार थी और वो भरी हुई थी, और जब दुनिया से मायूस हुई है खास करके मिडिल ईस्टर्न पावर से, तो फिर उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया और उन्होंने कोई गलत नहीं किया मेरे हिसाब से, जो कि उनसे छीनी जा चुकी है और दुनिया की बेइज्जती। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो एक नई रूह जो है वो फूंकी गई है, जो एक रेजिस्टेंस फलस्तीन में थी, और मुझे है कि इंशाअल्लाह ताला ये बात जो है जो दुनिया की पावर्स हैं वो इन लोगों को, इसराइली को खास तौर पर मजबूर करेगी कि टेबल पर बैठें और अपने मसाइल को हल करें फलस्तीनियों के साथ, ताकि दोनों कौमें जो है वो जमीनें खरीद के और कब्जे करके वो अपने आप को उसने एग्जिस्ट किया, लेकिन आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर करके अपने आप को एग्जिस्ट किया। और इसके साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मिन्हास हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। और इसके पहले हमें मौक़िफ़ दे रहे थे दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। या बताएं कि हमास के इसराइली पर हमले फ़लस्तीन में जश्न का समा है। फ़लस्तीन की जानिब से हमास के हमलों का खैर मकदम किया गया है। मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस, नापलस समेत मुतअद्दिद इलाकों में फ़लस्तीनियों का सड़कों पर जश्न मनाया गया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हंगामे इजलास बुला लिया है और कहा कि फ़लस्तीन के लोगों को अपने दफ़ा का हक़ रखते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 2023 में इजरायली फ़ौज के हाथों 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। या कप्तान के सानिया नुमाई जिना हाउस के करीब गाड़ियाँ चलाने का ये केस है। पीटीआई रहनुमा हमाद अज़हर, इस्लाम इकबाल और हसन न्यासी को इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने गुलाम अब्बास और अली अब्बास को भी इश्तिहारी करार दिया है। पुलिस की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है। आपको पेश कर रखे हैं इससे मुताल्लिक़ के अहम खबर सामने आई है। और सानिया नुमाई से मुताल्लिक़ जिना हाउस के करीब गाड़ियाँ चलाने का ये केस है। पीटीआई रहनुमा हमाद अज़हर, इस्लाम इकबाल और हसन न्यासी को इश्तिहारी करार दिया गया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजवज़ा प्लान सामने आ गया है। नवाज शरीफ को आइंदा चंद रोज़ में बरतानिया से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान है, जबकि नवाज शरीफ का सऊदी अरब में मुमकिना तौर पर 4 से 5 रोज़ क़याम का इम्कान भी है। जबकि नवाज शरीफ उम्र अदायगी के बाद शाही ख़ानदान के अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। वक़ास कोरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी वक़ास बताइएगा। जी बिल्कुल, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जो हैं वो आइंदा चंद रोज़ में लंदन से रवाना हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि वो सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां वो उम्रा की अदायगी करेंगे और सऊदी शाही खानदान की अहम तरीन शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पार्टी राय का कहना है कि नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और कतर भी जाएंगे। यहाँ का वो मुख्तसर दौरा करेंगे, जिसके बाद वो दुबई से होते हुए पाकिस्तान पहुँचेंगे। जी ठीक है वक़ास, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त से चलेंगे जहाँ चेयरमैन पाकिस्तान नोबा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और गैर मुल्की जो गैर कानूनी पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके हवाले से है। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 30,000 के करीब मदारिस हैं। पाकिस्तान के मदारिस में कोई गैर कानूनी गैर मुल्की नहीं है, और अगर कहीं पर कोई ऐसी शिकायत या इस हवाले से कोई मालूमात हैं तो वो हमारे मुख्तलिफ वफाक मौजूद हैं, उन मदारस के मोहतमिम मौजूद हैं, उन मदारस की इंतजामिया मौजूद है, उनसे राब्ता किया जाए। इंशाअल्लाह ताला इस मामले में पाकिस्तान के मदारस अरबिया और पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के दरमियान किसी भी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। हमने पहले भी माजी में ये बात वाज़ेह की थी कि मदारस अरबिया, इनके जो तलबा हैं वो एक नज़म के तहत उनका दाखिला होता है। पाकिस्तान के मदारिस में तकरीबन, जैसे मैंने अर्ज किया, इस वक्त 20 से 25 लाख के दरमियान तलबा पढ़ रहे हैं, और वो सारे अपने मोहतमिम के पास रजिस्टर्ड होते हैं। और हमारे मदारिस जो है वो मकामी इंतजामिया और महकमा तालीम के साथ रजिस्टर्ड है। लिहाजा मदारस अरबिया पाकिस्तान जितने भी मुल्क के अंदर है उनमें गैर कानूनी कोई तालिब इल्म नहीं है। और अगर कोई ऐसी शिकायत है, हम फिर गुजारिश करेंगे
तमाम सूबाई हुकूमतों से, मुतलका इदारों से कि वो मोहतमिम हजरात को इत्तला करें, या जो हमारे वफाक हैं उनको इत्तला करें, उनके ज़िम्मेदारों को इत्तला करें। पाकिस्तान का कानून हम सब के लिए मोहतरम है। हम पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान में रहता है, उसको पाकिस्तान का कानून और आइन मानना चाहिए। मैं इसमें यह भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस फ़र्क को वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन हैं या और गैर मुल्की हैं, बहुत से दीगर मुल्कों के लोग भी हैं, जो तो कानून और आइन के मुताबिक अपनी रजिस्ट्रेशन या ज़ाब्ते के तहत रह रहे हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है और उनको कोई तंग नहीं करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे मुल्क में 40 साल से हमारे अफगान भाई रह रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं। हम उन्हें मुहाजिर नहीं समझते, अपना मेहमान समझते हैं। और मैं ये भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, इस बात को भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि जब अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल से टीटीपी को तक़वियत मिली। 2014 में ज़रब-ए-आज़म ऑपरेशन के नतीजे में टीटीपी को नुकसान पहुंचा। टीटीपी दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल हुए। अफगान तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। टीटीपी कमांडर नूर वली महसूद ने कहा कि टीटीपी तालिबान हुकूमत का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। पाकिस्तान के मुताबिक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शेल्टर और सपोर्ट करेगी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान की आवाज़।